जी नाज़रीन, खुशामदीद। पीपल्स पार्टी ने शहर में नई बसेस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं पहले के इकदामात की, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जो ट्रैक्स जो भी वफाक ने बसेस दी हैं वो तो इनकम्प्लीट है। ये नई बसेस आके क्या कमाल करेंगी? सदाकत साहब, पीपल्स पार्टी के इस इकदामात पे आप कितने मतलब सेटिस्फाई हैं, किस तरह से देख रहे हैं? ये नई बसेस जो अब आने वाली, जो पहले की जो 40 बसेस खड़ी हुई हैं उनके ट्रैक्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पीपल्स पार्टी चले एक अच्छा काम कर रही है, नई बसेस लेके आई, कराची के अवाम के लिए कुछ सोचा। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ सोचने की हद तक है या फिर बातों इसके ऊपर कुछ होगा भी? सुनने के लिए तो अच्छा है, हाँ। लेकिन जो माजी है, जो मैं 3 साल से एमपी हूँ, 3 साल से सुन रहा हूँ मैं कि इस महीने के लास्ट में, अगले महीने के शुरू में, 2 महीने बाद, फना तारीख को, फना महीने में, फना दिन गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये ऐलान ही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ करना होता है इस शहर के लिए, अभी जैसे भाई कह रहे थे मुझे, अभी हम लोग जब ऑफलाइन थे वक्फे के दरमियान में, तो उस टाइम कह रहे थे वो कि ग्रीन लाइन जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। बिल्कुल सही बात है ये। जब नवाज़ शरीफ साहब ना अहल हुए हैं और खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म के लिए हलफ उठाने वाले थे, वो हमारे मरकज़ लाइन ज़रूर पाए, उसका हमारा मेयर था, तो उन्होंने बोला भाई कोई काम बता दो, तो हमने ये काम बताया, तो उन्होंने काम शुरू किया था। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि जो लाहौर में ग्रीन बस लाइन बना है, KPK में बना है, बलूचिस्तान में या कहीं भी बना है पूरे दूसरे सूबे में, वो कौन से किसने बनाया है? तमाम जगहों की सूबाई हुकूमत ने बनाया है। कराची एक वाहिद शहर है जहाँ पे वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन बना रही है। देखिए कराची जो है वो 98% सूबाई हुकूमत को कमा के देता है, 98% यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, तो ये पूरा शहर, पूरा मुल्क चल रहा है, पूरा सूबा चल रहा है ये। इसके अलावा 70% जो है सूबाई वफाकी हुकूमत को देता है। ये तमाम पैसे सिंध देता है, कराची देता है, और कराची का एक बाज़ार जो है लाहौर से ज़्यादा यहाँ टैक्स देता है। लाहौर में अगर कोई 100 रुपये का ब्लॉक लग रहा होता है, KPK में कोई 100 रुपये का कोई तरक्याती काम हो रहा होता है, तो 60% 70% कराची के लोगों का पैसा शामिल होता है। पूरे मुल्क, पूरा पंजाब, लाहौर आप जाके देख लें, देखने का शहर है। दूसरे शहर को जाकर देख लें कराची के अलावा, सिंध के अलावा, और वो देखने का शहर है। कराची के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? कराची के साथ ऐसी बर्बरियत क्यों है? कराची के साथ ये सब मामला क्यों है? वजह क्या है? नियतों का मसला है। देखिए मैं, देखिए वफाक, आप मेरी बात सुन लें मैडम, मेरी बात सुन लें आप, कि वफाक का काम नहीं है सर, लेकिन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम कर दिया, 18वीं तरमीम खत्म कर दें, फिर हम वफाक से भी मुतालबा करने का हक बजाओगे। देखिए हम लोग समझते नहीं बात को, लोगों में भी नहीं मालूम है, लोगों को ही नहीं मालूम है कि ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट एक बोर्ड है जिसके जो चीफ हैं वो ज़िले वाला सिंध है, जो वाटर बोर्ड है उसके जो चीफ हैं वो अपने जो वज़ीर बल्दियात हैं वो हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, सबके नाम भी जानता हूँ मैं, ये लोग हैं। ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अगर सूबे में आजम जो है, एक सूबा बर्बाद हो रहा है, वो उनसे सवाल नहीं कर सकते कि ये तुम क्या सूबे का हाल कर रहे हो? आपको मालूम नहीं है शायद कि यहाँ पे जब वज़ीर आज़म, एक हमारे MNA फंड से जब काम शुरू हुआ यहाँ पे, हम जिस तरह भाई ने बताया कि मेरे हल्के के जो MNA हैं वो सैयद अमीनुल हक जो वफाकी वज़ीर हैं वो हैं, उनके फंड से जब यहाँ पे औरंगी में काम शुरू किया हमने, कराची में काम शुरू किया हम, तो यही सिंध हुकूमत ने आके रोक दिया कि भाई आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ, लेटर मौजूद है मेरे पास कि वफाकी हुकूमत काम नहीं कर सकती यहाँ पे, वफाकी फ़ंड यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि सूबाई चैप्टर है ये, सूबाई 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारी है, तो भैया आप ही कर दो काम। ये आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ज़बानी बात नहीं है, लेटर मौजूद है हमारे पास जो अपना वाटर बोर्ड ने और बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि भाई आप सूबे में काम नहीं कर सकते हैं आप, जब तक हम नहीं चाहेंगे या हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा काम, हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे काम। तो भैया आप ही कर दो। हमारी जो पानी का लाइन ख़राब है, ये लाइन नहीं है, मौजूद है। औरंगी टाउन जिसके बारे में आपने शुरू में जिक्र किया, औरंगी टाउन जो है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यहाँ के वो, यहाँ बसने वाले लोग जो है ना, वो 2 दफ़ा उन्होंने हिजरत किया था। एक उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, उस टाइम पाकिस्तान के लिए, और दूसरी वक्त उस वक्त जब बांग्लादेश जिसको कहते हैं अभी हम, मशरिक़ पाकिस्तान जब पाकिस्तान नहीं रहा, तो उस टाइम उन्होंने वहाँ पाकिस्तान में रहना गवा, वो बांग्लादेश में रहना गवारा नहीं किया, उन्होंने माइग्रेट किया यहाँ पे और औरंगी टाउन में आके बसे। वो लोग जो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, उनकी मोहब्बत वफा का सिला सिंध गवर्नमेंट ये देती है कि उनको नाले का पानी, एक तो पानी नहीं है, मेरे हल्के में 4 महीने में पानी आता है, आपको मालूम है? कौन सा शहर है ऐसा? कौन लोग बाकी कैसे पियेंगे? खारा, नमकीन और टैंकर का पानी।
टैंकर में पानी मौजूद है। अभी आपको सितम ज़रीफ़ी बताता चलूँ मैं आपको कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी, उसका हाइड्रेंट भी बनेगा कहाँ पे, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बनेगा। क्यों भाई, जहाँ जिस इलाके के लिए बन रहा है उस इलाके में बना दें आप, हमको मतलब नहीं है। यहाँ का मतलब ये है कि कराची वाटर हब डैम जो है कराची औरंगी टाउन से सबसे नज़दीकी इलाका है, यहाँ पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं देना है। यहाँ का पानी चोरी करके यहाँ पे टैंकर के ज़रिए दूसरे इलाके में पानी पहुँचाना है, लेकिन औरंगी टाउन के लोगों को पानी नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें देखिए नज़र आने वाली चीज़ें हैं। वसीम भाई बैठे हैं, मेरे पड़ोस बैठे हैं औरंगी टाउन में, जिन्होंने कहा कि औरंगी टाउन में रहते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं रहते हैं। ये सही, ये कह रहे होंगे, सच कह रहे होंगे, मैं इनकी बात में रहते हैं ये तो मैं कैसे बोलूँगा कि नहीं रहते हैं ये। हाँ। तो इनको भी चाहिए कि अपने हुकूमत से मना करें उनको कि इस तरह की हरकत ना करें। ठीक है, जो पानी हाइड्रेंट बन रहा है, हाइड्रेंट को रोकें इसको खुदा के अच्छा, वास्ते, वरना पानी मैं सदाकत भाई आपकी बात करूं कि हाइड्रेंट चूँकि मना कर दिया गया, हाइड्रेंट अब इंशाल्लाह वो नहीं बनेगा। एक पहली बात तो ये, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, भाई कह रहे थे कि 30 साल औरंगी टाउन माइग्रेट के, औरंगी टाउन बिल्कुल औरंगी टाउन में वो लोग आबाद हैं जिनकी आबादी कसरत आबादी या तो हिंदुस्तान से हिजरत करें, वो बांग्लादेश पहुँचे, और फिर बांग्लादेश से जब हमारे हुई तो पाक आर्मी के शाना बशाना लड़ने वाले वो जो लोग थे, तो फिर जब बांग्लादेश के अंदर जब ये कत्ल व गारत शुरू हुई, फिर वहाँ से माइग्रेशन उनकी शुरू हुई। तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एक बोर्ड बनाया जिसके कुछ मेंबर आज भी हैं, लाल बख्श भुट्टो साहब और दूसरे लोग। उस बोर्ड ने इन लोगों को यहाँ पर जो है वो आबाद करना शुरू किया जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए थे। एक तो फैक्चुअली है, लेकिन मैं समझता हूँ पिछले 30 सालों से, मेरा ख्याल है 88 से MQM जीतते हुए आई उस इलाके से, वहाँ से MNA भी रहे, MPA भी रहे, सारी चीज़ रहे, कतई ताल्लुक जो भी हो हमारा, लेकिन हमने एक लब्बैक एक ज़ुबान पे MQM को सारे लोगों ने वोट दिया। तो आज 30 साल के बाद अगर उसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर यह हम अपने आप में ढूंढें कि हमने ऐसी क्या गलती की कि आज भी वो कच्ची आबादी है। MQM ने 1993 में बाइकाट किया था फेडरल उसका कौमी असम्बली का, तो उसमें हमारे आफाक खान शाहिद साहब जो है जो पीपल्स पार्टी के थे वो MNA वहाँ से मुंतखब हुए और उसके बाद वो वफाकी वज़ीर बने। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वहाँ तशरीफ़ फरमा हुई, तो पानी के लिए बहुत बड़ा एक पंपिंग स्टेशन वहाँ बनाया गया जर्मन स्कूल पे। इस तरह बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए, बहुत सारे और भी डेवलपमेंट के जो काम हम कर सकते थे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त 26 महीने रही है। तो 26 महीने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पर डेवलपमेंट, गैस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई, उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनाई हुई आज भी मौजूद है। आप चाहें तो जाके उसको विजिट एंड देख सकती हैं। दूसरी मैं बताऊँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर रही और 5 बार उन्होंने औरंगी टाउन का विजिट किया, औरंगी टाउन के लोगों से मुलाकात की। ये उनका एक मोहब्बत था, जब भुट्टो साहब ने मोहब्बत का इजहार किया तो ये इजहार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी था। अच्छा, अब मैं ब्लेम की सियासत, ये सियासत, इससे हम बाहर निकलते हैं। हमने भी एक हेल्दी मौशर तश्कील देना है। हम सिर्फ ये देखें, मैं MPA का इलेक्शन लड़ा, मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया है, सदाकत साहब को दिया, मैं अच्छी बात है, आपका काम है, आप करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप काम करें, अगर कहीं पर आपको कमी होती है आप हमें आवाज़ दें, हम आपके शाना बशाना खड़े, हम लड़ेंगे अपने इलाके के लिए, अपने हल्के के लिए। कोई अगर, मैं आपको कहता हूँ, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई DC, कोई MC, कोई भी बंदा अगर गलत काम करता है, हमारे लोगों का यहाँ से पानी बेच रहा है, या कहीं से भी आया हो, या कराची का मुकामी हो, या किसी जगह का भी हो, अगर वो गलत काम करता है, हम उसके अगेंस्ट आपके साथ खड़े। हम कहते हैं, ये बात कहते हैं, हमारा मिनिस्टर कोई भी हो, हम शर्जील इनाम मेमन साहब थे, जाम खान शोरो साहब थे, सईद गनी साहब, वज़ीर बल्दियात की बात कर रहा हूँ, या इस वक्त साईं नासिर हुसैन शाह साहब हैं। साईं नासिर हुसैन शाह साहब ने औरंगी टाउन UC 28 के अंदर एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया, और इस इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 5 ग्रेड तक की जो जॉब है वो इस UC को दी जाए। अगर इस UC के अलावा, इस UC में रहने वाले के अलावा अगर कोई और शख्स यहाँ पर आता है तो आप उसे धक्के मार के निकाल दें। ये साईं नासिर हुसैन शाह ने अपनी तकरीर में वहाँ सबके सामने वाज़ेह तौर पे बात कही। देखिए, पीपल्स पार्टी डिवाइड एंड रूल पे बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी तमाम कौमियत का एक मजमुआ है, हम खड़े हैं और हम आवाज़ बुलंद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अगर कहीं पर कोई देखते हैं कि कोई ऑफिसर मिस गाइडिंग करता है मिनिस्टर्स को या कोई ऐसी चीज़ है, अब कराची या पाकिस्तान में रहने वाला एक सरकारी मुलाजिम है, वो भी मेरी आपकी तरह कराची का रहायशी है, कोई भी होगा, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए कराची को तबाह करने के लिए, कोई अमेरिका ने नहीं भेजा, कोई कहीं और से नहीं है ना, कराची के लोग थे ना जिन्होंने किया। मेरे भाई बहुत मुखलिस हैं, लोगों से मोहब्बत रखते हैं, हम भी उसी तरह आपके साथ खड़े हैं। आपने कहा कि पानी हाइड्रेंट का इशू है, हाइड्रेंट लोग पानी बेचते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। अगर आपका कोई पानी बेचने वाला हो, हम आप दो खड़े हो जाएं और सारे पॉलिटिक, आप, मैं तो चले एक बहुत सा छोटा सा पीपल्स पार्टी का कारकुन है, आप असेंबली के अंदर बैठे हैं, आप हमारे किसी मिनिस्टर को बोले अगर फौरी तौर पे इंप्लीमेंट नहीं हुई तो हम आपके सामने खड़े। देखिए, पीपल्स पार्टी चाहती है आवाम को डिलीवर करना। ट्रांसपोर्टेशन की बात भाई कर रहे थे कि
देखिए वफाक क्या है, वफाक तो है ना, क्या हम सिंध वाले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? पाकिस्तान का हिस्सा है ना। तो जब वफाक पंजाब में काम कर सकता है, लाहौर में काम कर सकता है, इस्लामाबाद में कहीं भी काम, तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि वो कराची एक बड़ा सूबा है, यहाँ भी काम करें। देखिए कराची में, सिंध में 3 गवर्नमेंट थी अभी पिछले, आप देखें, एक थी सूबाई। सर आपने कहा ना कि नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बात रखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुबह तो बोल दिया कराची को। आप नहीं, मैंने सुबह सिंध की बात की है, सुबह सिंध की बात की है सर। मैं हम तो ख्वाब में भी ऐसी बात नहीं करते सर, आपने बोल दिया, हम तो ख्वाब में भी नहीं कहते सर। आप रिकॉर्डिंग सुबह सिंध की बात, सुबह सिंध की बात की, कराची और सुबह सिंध की बात की। अच्छा, अब ये है कि कराची के अंदर एक थी सिटी गवर्नमेंट, ठीक है, जो हम कहते हैं वो MQM, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट है ना। ये तीनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सूबे के या शहर के, कराची शहर के रहने वाले लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करें ट्रांसपोर्टेशन की। वो एक आवाज़ में कहते हैं। अब भाई कहते हैं कि कराची जो है वो फंड देते, बिल्कुल आप देखें ना, अगर लाहौर है तो वो पंजाब को ही देगा ना, और कहीं और किसी और को तो नहीं देने वाला, ठीक है ना, लाजमी, डेफिनेटली है ना, जेन्युइन एक बात है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमारी बिल्कुल, मैं खुद समझता हूँ ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत बेहतर और मजीद बेहतरी की गुंजाइश है हमारे शहर के अंदर। तो बुरा हाल है यहाँ पे चिंची और अवाम, आपने देखा कि देखिए चिंची, मेरी बात सुने ना, देखिए चिंची लाहौर में भी चलती है, गुजरांवाला में भी चलती है, पिशावर में, चिंची सब जगह चलती है, आप मना तो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कर दूं, एक मैं आपको बात कर दूं, मेरे नहीं, कराची में तो मैडम वो गाड़ियां भी चलती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां भी चलती हैं। आप सिर्फ आप देखें, सिर्फ गलतियों को ना जाए, अच्छाइयों की तरफ भी जाए। अच्छा, मैं एक बात करूं, भाई ने कहा कि मैं लाहौर जाता हूं, लाहौर जाता हूं, मेरी बात कंप्लीट, अच्छा ठीक है, मेरी बात, सदाकत साहब ने कहा कि हम जब पंजाब या लाहौर इस्लामाबाद देखने का शहर है, बिल्कुल इसी तरह मेरा अगर कोई भाई KPK में रहता है, कोयटा में रहता है, लाहौर में रहता है, कहीं भी रहता है, वो कराची आता है, यार रोजी कमानी है बच्चों की, उसने कराची आना। तो कराची क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल हब है, जो यहाँ पर रोजगार के लिए लोग आते हैं। कराची की इस वक्त आबादी, अगर मैं सदाकत साहब से कहूँ तो वो भी मेरी बात पे एग्री करेंगे, 3 करोड़ से जायद की है, ठीक है। लेकिन जो हमें फंड मिलता है या कराची को डेवलपमेंट मिलता है वो 1.5 करोड़ की आबादी के लगभग। मैं समझता हूँ सेंसस के मामले में MQM, हम अभी गए थे पिछले दिनों इनके पास, हमारे ताज हैदर साहब की सरबराही में एक ग्रुप गया था जो कि बहादुराबाद में मुलाकात की और कहा कि सेंसस में आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम कराची के जो वसाइल हैं वो वफाक से पूरी तरह से लें। हम चाहते हैं कि कराची में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो नहीं चाहेगी, मैं तो किसी भी गवर्नमेंट का नहीं कह सकता कि वो आवाम को प्यासा मारे। हमारी भी यह है कि लोगों को पानी बिल्कुल मिलना चाहिए और इसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। इसीलिए लोग अपना नुमाइंदा बना के आपको असेंबली में भेजते हैं, किसी को भी भेजें कि वो आपकी आवाज़ पे आपकी आवाज़ वहाँ उठाए और लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करवाए। दैट इज मेरे ख्याल में यही, इसीलिए आवाम वोट देते हैं। ठीक है जी, सरदार नज़ाकत, सॉरी ये बटोरों का जिक्र करे तो चौधरी वडेरे का बड़ा जिक्र करे। हम लोग एक आम से लोग हैं, हमारा सरदारों से कोई वास्ता नहीं है, और सरदार होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं सरदार होना, सरदार होना बुरी बात नहीं है, वडेरा होना, जागीरदार होना और जालिम होना, जाबिर होना बुरी बात है। अच्छा ठीक है जी। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आवाम ने आप लोगों को वोट दिया। वैसे तो कराची में जब भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होते थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कसी तादाद में सीट्स निकलती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आवाम ने सिर्फ 3 सीटों पे आप लोगों को मतलब पूरे सिंध से मजमूई तौर पे अगर देखेंगे तो MQ पाकिस्तान को 10 सीटें मिली हैं, और पूरे सिंध की बात नहीं कर रहे सर, कराची देखिए उसकी वजूहात है कुछ, आपको खुद मालूम होगा। लेकिन पहले की अगर हम बात करें 10 से ज्यादा सीटें आप लोगों को मिला करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सीटें बढ़ी हैं वो बढ़ी कैसे हैं, टेक्निकली तौर पे वो तमाम चीज़ों को इसलिए किया गया जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब मैं नाम लेने से कासिर हूँ उस लोगों का कि टेक्निकली तौर पे MQ को हराने के लिए प्लान किया गया था ये। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया। आने वाला इलेक्शन 2023 का इलेक्शन मौजूद है, सामने खड़ा है, 2 साल बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। अब आप लोग देखेंगे। एक यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, मलीर में जो रिकाउंटिंग हुई है उसमें जो आप लोगों के जाहिर सी बात है आप लोगों ने इस पे एक्शन लिया था कि रिकाउंटिंग कराई जाए, और जो ये भी पीपल्स पार्टी की एक साजिश के तहत ही सीट हमसे ली गई थी। अब आप लोगों ने पीपल्स पार्टी जीत गई। जी हाँ, पीपल्स पार्टी नहीं, रिकाउंटिंग में PTI और जो MQM है इन लोगों के इक्वल नंबर आए थे।
मली वार्ड 7 की बात, मैं वार्ड 7 की बात कर रही हूँ, आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो वार्ड 7 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जब आप लोगों के इक्वल नंबर आए, इक्वल आप लोगों के थे जो रिकाउंटिंग की गई, तो उसमें आप लोगों ने फिर क्यों फेडरल पीटीआई को अपनी सीट बख्श दी? जब इतनी आप लोगों को वो थी पीपल्स पार्टी से, तो उनको तोहफा देने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुन लें। देखिए एमक्यूएम एक ये ऑर्गेनाइजेशन, अवाम के वोट होते हैं जो आप लोग एमक्यूएम एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब टाई हो गया तो उसका दूसरा रास्ता क्या निकलता बताएं? किसी न किसी को विड्रॉ नहीं होगा या फिर टॉक्स होगा, किसी न किसी तरीके कोई ना कोई जीतेगा। मुमकिन है कि एमक्यूएम टॉस में आ जाती। नहीं, फिर आप लोगों ने, आपने बोला वो वफाक है, हम लोगों की जो प्रोटोकॉल है और ये सारी चीजें जो है वो ना कम हो जाए। कंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले कराची के अंदर, 22,640 वोट पीपल्स पार्टी को मिले कंटोनमेंट में सबसे ज्यादा कराची। लेकिन जीती यहाँ से जमात इस्लामी है, 5 वो आपकी बात ठीक है, मैं वोट्स की काउंटिंग, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पे जो है ना वो टीएलपी थी आम इलेक्शन में। ये जीतने वालों की गिनती होती है, वोट की गिनती नहीं। हमारे तो वोटर बड़े, हमें तो खुशी होती है हमारे वोटर बड़े, हम तो ये बात आपसे कर रहे हैं, कराची में हमारे वोटर बड़े। चलिए अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला डिफेंस और क्लिफ्टन में जमात इस्लामी पहले नंबर पे रही है जी। अच्छा में देखिए बताइए, इलेक्शन जो बलदियाती इलेक्शन हो या कौमी इलेक्शन हो, जो भी हो, इस हल्का बंदी एक तरीक़ेकार है। ये जो मौजूदा हुकूमत होती है वो अपने तरीके से, अपने तौर तरीके को अपनाते हुए अपने लिए फ़ायदेमंद पिच, जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं तो पिच अपने मुताबिक बनाते हैं, इसी तरह वो भी हल्का बंदी डिलिमिटेशन करते हैं, अपने मुताबिक करते हैं कि कौन सी जगह कौन से इलाके को काटा जाए और किस तरह किया जाए। इन्होंने किया, और जिन्होंने किया वो बेचारे वही हार गए वहाँ से। अच्छा ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि हल्का बंदी की गई और जैसे भी सदाकत साहब ने बोला, मैं तो कहूंगा कि वो कहेंगे बड़े लोग मैं कहूंगा कि कराची के अंदर इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन 2018 के इलेक्शन हार गए। मैं तो ये कहूंगा कराची में जो इनकी साख थी वो भी नहीं रही। 17 सीट लेने वाले सदाकत भाई, 17 सीट लेने वाले अगर 4 सीट पे गुजारा करें तो बड़ी हैरानगी नहीं होती कि कहां आप थे, 55 आपके एमपीए थे, आज आप कहां पर आ गए, नीचे आ गए। कहां 7 सेनेटर थे, और मेरे ख्याल में भी वो भाई का पढ़ रहा था, आपके जो वजीर कानून है, क्या नाम है, मेरे ख्याल में शायद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की हुई है शायद, जो सेनेटर आपके उस पे बने। तो बेसिकली आप अपने आप को देखें, हम तो कराची के अंदर रिवाइव कर रहे हैं, जी बैरिस्टर फारूक नसीम साहब जो है, जी फारूक नसीम साहब, हम तो रिवाइव कर रहे हैं और हम तो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हमने तो कराची में देखें काम करना है और कराची में भाईजान और मेहनत की जरूरत है, और बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, आवाम के पास जाएंगे, उनके दाद रसी करेंगे इंशाल्लाह। बता रहा हूँ देखिए, और कराची के लोग जानते हैं कराची के लिए कौन काम कर सकता है। 2018 के इलेक्शन के बार बार जिक्र कर रहे हैं आप, आपकी पार्टी पूरे सिंध में भी एहतजाज कर रही है, सही ना, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है कि 2018 का इलेक्शन इंजीनियरिंग थी, कैसे हुई, क्या हुआ, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। वो वक्त जब आएगा 2023 का इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी कीजिए, फिर देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ पे कौन खड़ा होता है, हम देखेंगे, बिल्कुल जरूर देखना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो बिल्कुल जरूर देखना है हमें, किसको आवाम जिसको चाहे वोट दे, आवाम की मर्जी है, जो उनको जिनको वो बेहतर समझ। आपको मैं 249 NA 249 के इलेक्शंस का बता दूं, लास्ट मेरे ख्याल में एमक्यूएम के जो उम्मीदवार थे वहाँ से, उन्होंने मेरे ख्याल में 6000 वोट लिए समथिंग, और हमारे मंदो खेल साहब वहाँ से जीत गए। वो औरंगी की 2 यूसी रखती, ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बात हो रही थी तो एक बात की, तो क्या रीज़न है आप मुझे बताएं कि वहाँ से पीपल्स पार्टी का एक MNA उस इलाके से जीता रमज़ान के अंदर, जबकि मैं नहीं समझता कि वोटर ग्राफ इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी वहाँ से कामयाब हुई। तो मैं समझता हूँ अगर एक ऐसे ज़मनी इलेक्शन और भी किसी इलाके में हो जाए या 2023 के इलेक्शन हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एमक्यूएम को फिर इन इलाकों से भी वोट मिलने वाले हैं। मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती है कि एमक्यूएम बड़े मुश्किल से सर्वाइव करेगी, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम अपने धड़बंदी में परेशान है। एमक्यूएम की खुद देखें 6-7-5 शाखें हो चुकी हैं, किस तरफ जाए वोटर्स को भी नहीं समझ में आता है कि कौन बेटर है, कौन बेहतर कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ये तो सबसे पहले अपने आप को देखें, उसके बाद फिर सर्वाइवल में है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करेगी, इस पे यकीन रखती है। जो हमारा फ़लसफ़ा है, जो पॉलिसी है, इंशाल्लाह हम उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल हमारा नारा है, इस पर हमने काम किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेके यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेके रिहेबिलिटेशन से लेके सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। ये ज़रूर है कि हम प्रचार नहीं करते 2 अंडर बाईपास बना के, वरना अगर आप कराची में देखें अंडर बाईपास
क्लासेस का तारिक रोड पे शुरू हो जाएं, आप टीपू सुल्तान अंडरपास में हो जाए, यूनिवर्सिटी रोड के अंदर आप आ जाएं, आप नुमाइश में चले जाएं, आप पंजाब चौरंगी में चले जाएं, ये जितनी भी यहाँ हमारे सर सैयद कॉलेज है गोली मार औरंगी टाउन फिर भी नहीं आप चले जाएं। नहीं नहीं मैं आपकी सारी सर औरंगी टाउन में 3 MP आपके, एक MNA आपका, अरे सर MNA MP होने के बाद आप काम नहीं करेंगे वहाँ पे क्या? आप मुझे बताइए, आप 3 इसलिए नहीं MP, करें, मतलब एक MNA, मैं यही समझूं कि वहाँ के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया इसलिए आप काम नहीं करेंगे? अगर आप यही बोलना चाह रहे हैं? मुझे एक बात है कि या तारिक रोड वालों ने हमें वोट दिया जो हम यहाँ पर काम करें, हम वहाँ पे आपके मिनिस्टर घूमते हैं, सारा वहाँ पे आपके मिनिस्टर घूमते हैं, औरंगी में हमने डेवलपमेंट तारिक रोड पे आपके मिनिस्टर औरंगी के अंदर डेवलपमेंट सारे फैसले औरंगी में 400 रोड हमने बनाए सर, यही बोल रहा हूँ आपको मैं, यही बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात औरंगी में भी हमने काम किया, मलिन में भी आपके लोग 3 घूमते MP, हैं, एक MNA सर, इसीलिए नहीं हो रहा है काम। आप औरंगी वालों ने वोट नहीं दिया पीपल्स पार्टी को, आप फिर भी नहीं आए, आप फिर भी औरंगी नहीं आए। अगर आप ऐसी सर मुझे बताएं, जो लियारी में अवाम ने पीपल्स पार्टी का मुस्तरद किया तो वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे भी काम हो रहा है, आप जाके काम देखें, कर रहे हैं आप सदाकत वहाँ का जो MPA मौजूद है अब्दुल रशीद अहमद, उससे आप पूछ लें, आप चले जाए, वो रोज प्रोग्राम में आ चुके हैं, वो रोज खड़ा होता है असेंबली के अंदर, आपको मालूम होगा उसके बारे में। सर मेरा ख्याल है आपको, आप लियारी का विजिट करना चाहिए, आपको किमाड़ी मलीर का विजिट करना चाहिए, आप जाके देखें कि डेवलपमेंट के काम हर जगह हो रहे हैं, लेकिन अगर सर थोड़े बहुत हो रहे हैं, पूरे कराची में नहीं हो रहे, थोड़े बहुत जगहों पे हो रहे हैं, मतलब अब आप ये नहीं करिए मैंने आपको आप लोगों को सपोर्ट किया के दरमियान इन्होंने राशन तकसीम किया था कि किसी को पता नहीं चलता, उस तरह काम भी हो रहा है यहाँ पे, किसी को हाँ ये तो है कि राशन आप लोगों के MPs को मिला और किस तरह उन्होंने तकसीम किया पता भी नहीं चला कि वाकई अच्छा सदाकत भाई ने रिसीव किया था राशन मेरे ख्याल में। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी, PDM का हिस्सा थी पीपल्स पार्टी, लेकिन अब PDM से अलग हो गई, क्या आप लोग वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही कह रही है सिलेक्टेड है, हमारे चेयरमैन साहब ने इस पे बात की, और दूसरी बात रही PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोच की अक्कासी करती थी, जिस तरह 88 और 86 के अंदर हमने उस वक्त बनाई थी, जिसके नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जिसके सरबराह हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शंस के बाद जिसमें शदीद किस्म की धांधली की गई और एक ऐसे टोले को मुसल्लत किया गया, जिसके बाद ये PDM की तख्लीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से सब सारी ऑल पार्टीज़ को इकट्ठा करके बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती रही है कि इसके अंदर भी जो अंदर लोग मौजूद थे, नून लीग की कुछ क़यादत थी, कुछ दूसरी और क़यादत थी, वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको आगे लेके जाए। तो उन्होंने वो आपने देखा होगा कि वो इस्तीफ़ों के मामले पे PDM के अंदर इस्तीफ़ों के मामले में कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं पहल करती। तो मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगा कि ना नून लीग ने इस्तीफ़ा दिया, ना JUI ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी और ने इस्तीफ़ा, किसी ने कोई इस्तीफ़े नहीं दिए, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर एक ज़ोर डालना था। पिछले 18 अक्टूबर को कराची के अंदर हमारे यौम शोहदाए कारसाज के हवाले से PDM का एक बहुत बड़ा जलसा हमने यहाँ पर रखा था। तो सारी PDM की क़यादत यहाँ मौजूद थी, नून लीग समेत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो इस दफ़ा फिर अभी हमने 17 अक्टूबर को यौम शोहदाए कारसाज के हवाले से कराची के अंदर एक जो बहुत बड़ा अजीम शान जलसा जो है वो मुनक़िद किया है कराची के अंदर। उसके अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो PDM के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तो बेटर देन के इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ये रही है कि हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें, और यही हमारा फ़लसफ़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो भी यही है कि जमहूरियत हमारी सियासत है, तो हम जमहूर और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ठीक है जी वसीम साहब, पीपल्स पार्टी ने PDM को क्या पॉलिसी दी थी? देखिए पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी ये थी कि हम सबसे पहले असम्बली के अंदर जो है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक चलाएँगे। लेकिन वहाँ पर जो आपने देखा कि PDM की जो जमातें थी वो इस पे मुत्तफ़िक नहीं थी। उनका ये था कि जी इस्तीफ़े दो और लॉन्ग मार्च करो, पाकिस्तान बंद करो, इस तरह की चीज़ें थी, जो कि पीपल्स पार्टी ने उस चार्टर जिसके अंदर ये बातचीत की गई, तो उसका लास्ट पैरे के अंदर ये लिखा था कि अगरचे सियासी तौर पे ये मामला हल नहीं होता तो फिर हम आखिरी पे इस्तीफ़े देंगे और उसके बाद फिर हम एहतजाज और रैलियों की तरफ जाएंगे या हम मिलियन मार्च की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही चूँकि PDM में बहुत सारी जमातें और हर जमात का अपना एक लाएमल होता है, उनके अपनी एक पॉलिसीज़ होती है, तो उसके मुताबिक लोगों ने फैसले किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी वजह से जो है वो PDM से अलग हो गई। ठीक है, अभी जो आप लोग 17 को आप लोग जलसा करने जा रहे हैं यौम शोहदाओं के हवाले से, तो वो क्या रूट प्लान होगा, किस तरह से किया जाएगा और वो क्या मामलात होंगे, तो मैं इस हवाले से भी आपसे जानूंगी। लेकिन एक छोटा सा वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, तो नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद 17 तारीख को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है मज़ार-ए-कायद
से स्टार्ट किया जाएगा। और इस हवाले से हम जानेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है, वैसे इतना ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जैम होता है, लेकिन ये किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, इस बारे से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले से हम गुफ्तगू कर रहे थे 17 तारीख को 2 दिन बाद यानी पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है। किस तरह से जैसे कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे अख्ताम होगा, किस तरह से जो है रूट प्लान सेट किया गया है, इस हवाले से मैं वसीम साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने क्या जो है मतलब किस तरह की तैयारियाँ की हुई हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक समझना है कि यौम शुहदाए कारसाज का ये हमारा जलसा है, ये वो कारसाज का साना है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान आ रही थी और पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 4 मिलियन से ज़ायद लोग मोहतरमा का इस्तकबाल करने के लिए कारसाज पे शारा फैसल पर मौजूद थे। और वहीं कुछ पसंदों ने और दहशतगर्दों ने मोहतरमा पे ये हमला किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 159 कारकुनान और मोहतरमा से मोहब्बत करने वाले, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले आए हुए आवाम और जानिसारान जो है वो शहीद हुए। उसके अलावा तकरीबन 500 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या था ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक वाक़या था, जिसमें 159 कोई सियासी कारकुन जिस धमाके में शहीद हुए और तकरीबन 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। किसी के हाथ नहीं रहे, किसी के पैर नहीं रहे, जो कोई सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल साने कारसाज मनाती है, अपने शोधाओं को खराज अकीदत पेश करती है, उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करती है। इसी सिलसिले में पिछले साल भी आपने देखा जो PDM का जलसा रखा गया था 18 अक्टूबर को, तो इस बार इसको ज़रा मुनफरिद किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जलसा कराची के निस्बत नहीं बल्कि पूरे सिंध के कारकुनान को और सिंध से अपने तमाम लोगों को इसमें शामिल किया और ये सिंध की क़यादत की जानिब से ये जलसा जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो 17 अक्टूबर को ये जलसा है बाग़ जिना मज़ार कायद के बिल्कुल सामने। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत के हुक्म के मुताबिक तमाम ज़िलों में, तमाम सिटी एरियाज़ में, तमाम UC और वार्ड्स के अंदर इसकी तैयारियां जारी हैं, बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह इस जलसे में बहुत बड़ी तादाद में होंगे और तमाम जो इसके पिछले जलसे हुए हैं वो उसका रिकॉर्ड भी टूटेगा। कोशिश आप कह रही थी ऑफ द रिकॉर्ड केस में लोगों को इश्यूज होते हैं, बिल्कुल हमारी कोशिश ये है और हमने जो ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ के प्लान किए हैं, रोड प्लान भी किए हैं, चूँकि छुट्टी का दिन है, ये इतवार का दिन है और इतवार का दिन हमेशा ऐसा होता है कि सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं होती, मामूल से कम होती है। तो हमने उसी हिसाब से अपना रोड प्लान किया है ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन हम जो समझ रहे हैं इस वक्त कि पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह और सिंध से आने वाला जो काफ़िला है वो इस जलसे में शामिल होगा, एक बहुत बड़ी तादाद होगी जलसे की। और पीपल्स पार्टी कहीं भी जलसा करे इस वक्त तो लोगों को देखने में ही नज़र आता है कि वो उसमें लोगों का जो क्राउड होता है वो गिनती के काबिल नहीं होता। आप गिन नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद होती है आवाम की और इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ा जलसा साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। सदाकत साहब, MKM पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी गुज़िश्ता रोज़ मतलब पहले कुछ चंद रोज़ पहले जो है वो एक जलसा करने जा रही थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम साहब जो है उनकी वफ़ात की वजह से वो मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो चुका था। तो वो क्या जलसा था, किस हवाले से करने वाले थे आप लोग, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं वसीम भाई से ज़रा ये याददाश्त पूछ लेता हूँ मैं कि वो 18 तारीख का प्रोग्राम हुई जिसमें महमूद अचकज़ई साहब भी आए हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू एक लंगा फरंगा ज़बान है। जी, वो PDM का जलसा। जी वही प्रोग्राम ना, ये 18 तारीख का। आप लोगों ने किसी के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि उर्दू ज़बान जो है ना वो राब्ते की ज़बान है। अगर उर्दू ना होता तो तमाम लोग गूंगे बहरे होते हैं। पंजाबी की बात सिंधी कैसे समझता, उर्दू बोलने वाले की बात बलोची कैसे समझता। ये तमाम लोगों के लिए बेहतरीन ज़बान है उर्दू, जो यानी बहुत ज़रूरी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, मेरी तो मादरी ज़बान है ये। पाकिस्तान को लिए किसी के अंदर इखलाकी जरूरत नहीं कि उनको बोले कि भाई आप उर्दू के ख़िलाफ़ नहीं बोले, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। दूसरी बात ये कि आपने नहीं पूछा मुझसे सवाल कि आप पिछले संडे की बात है कि हम एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे सिंध के शहरी इलाकों के नाइंसाफ़ी होने वाले नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। कराची में एक प्रोग्राम किया हमने, उसके बाद हम हैदराबाद में करने जा रहे थे, लेकिन लामहला मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल की खबर मिली हमें और हमने वो प्रोग्राम को कैंसिल करके उसी प्रोग्राम को हमने नमाज जनाजा में, गायबाना नमाज जनाजा में कन्वर्ट किया। और वो पोस्टपोन्ड है प्रोग्राम है, इंशाल्लाह एक आध दिन बाद या किसी दिन भी हमारी क़यादत ऐलान करेगी और वो प्रोग्राम दोबारा होगा इंशाल्लाह।
ठीक है जी। वसीम साहब, मुर्तज़ा वहाब बलदियाती महकमों में खलबली मचा रखी है। मेरे ख्याल से वो जो गैर कानूनी भर्तियाँ हैं, उन कौन लोग मुलव्वस है इसमें जो मुर्तज़ा वहाब आजकल बड़े एक्शन में चल रहे देखिए, हैं? मैं अभी मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े एनर्जेटिक हैं, हाँ हाँ। बड़े यंग हैं, कराची के बेटे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने कराची वालों को बड़ा एक बहुत अच्छी बात भी बताई कि भाई वो हमारे पिछले मेयर साहब थे, वो कहते थे कि भाई कराची में तो मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। शायद मेरे ख्याल में मेरे भाई भी यही बात कर रहे थे। लेकिन जब वो ऑर्डिनेंस साइन हो रहा था तो वो गवर्नर इशरतुल बात था, एमक्यूएम का गवर्नर था। मैंने भी पिछले दिनों तस्वीर भी देखी और उसमें फ़ारूक सत्तार साहब भी बैठे थे जिस दौरान वो ऑर्डिनेंस साइन हो रहा था। दूसरी कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें बताया कि भाई केएमसी के पास 9,632 दुकानें हैं जिनका किराया मेयर को या केएमसी को मिलता है। केएमसी के पास तकरीबन 260 के करीब हट है साहिल समुंदर पे जिसका किराया केएमसी को मिलता है। अच्छा। उन्होंने ये बताया कि केएमसी के 11 पेट्रोल पंप हैं जिसका किराया केएमसी को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी डिफरेंट चीज़, बड़ी लंबी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो जिस पैरामीटर पे वो काम कर रहे हैं वो अक्रॉस द बोर्ड काम करें। उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिहेबिलिटेशन ऑफ द पार्क, जो हमारी फैमिली पार्क्स थे, ग्राउंड्स थे जो तबाह बर्बादी का शिकार थे, जिसमें चाइना कटिंग की गई, जिसमें कब्ज़ा किया गया, कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया और दूसरों की आमाजगा बना। तो इस वक्त वो कराची के अंदर कराची के इन पार्क्स को, कराची के इन खेल के मैदानों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। और अभी कराची के मुख्तलिफ आपने देखे होंगे कि पार्क के उन्होंने इफ्तिताह भी किए। उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट के अंदर घोस्ट मुलाजमीन थे, आपको पता ना केएमसी एक हमारा सफ़ेद हाथी है, डीएमसी एक सफ़ेद हाथी है। लास्ट हमारे एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरे डीएमसी में 5,000 मुलाजमीन हैं, लेकिन कोई बारिश होती है तो कोई नज़र नहीं आता। लेकिन लास्ट बारिश थी, मेरे ख्याल में आपने मैंने हम सब ने देखा, पानी बिल्कुल आया, पानी आया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा अर्ली 12 आवर्स से पहले पहले वो पानी चला गया। मुलाजमीन केएमसी और डीएमसी के मुलाजमीन मौजूद थे। नहीं, मैं आपकी मुस्कुराहट बता रही है, मैं आपको बता दूं अच्छा जी। कि जो हमारे इस वक्त जो मौजूद थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची वो भी मौजूद थे, तमाम अमला मौजूद था। अगर किसी ने उस बारिश में ट्रैवलिंग की है, मैं तो फैक्चुअली बात करूंगा, मुलाजमीन जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। लेकिन बारिश के अंदर वो सारे लोग मौजूद थे और ये सफाई का अमल जारी था। और किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की कि जी 24 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए, इतने दिन हो गए। अर्ली 24 आवर्स से पहले पहले जो है ना वो पानी जो है वो ख़त्म हो गया, वो सड़कें साफ़ हो गई। एक तो ये चीज़ें हैं। और मेयर साहब के हवाले से मेयर साहब कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के हवाले से मैं एक बात करूँ, वो कमिटेड आदमी है। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, इदारों को बेहतर करना है, इदारों को उनके पैरों पे खड़ा करना है। तो इंशाल्लाह जब ये इदारे अपने पैरों पे खड़े होंगे तो यकीनन कराची भी बेहतर होगा। जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड सदाकत साहब कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है औरंगी के अंदर स्पेशली, हम आप देखते हैं जो जेन्युइन है, अगर कोई काम कर हम उसकी तारीफ करते हैं, नहीं करता तो हम उसकी खिंचाई करते हैं कि भाई आप काम क्यों नहीं, कोई भी हो, हमें तो काम चाहिए। अगर आपका यहाँ स्टाफ है काम नहीं करेगा, आप उसको सैलरी नहीं दोगे ना, आप घर में बैठा के तो सैलरी नहीं दे सकते। सो अब जो है वो कराची के अंदर जो डीएमसीज केएमसीज या दूसरे जो केएमसीज के हॉस्पिटल्स थे, डीएमसीज के हॉस्पिटल थे, या केएमसी के स्कूल हैं या डीएमसी के स्कूल, इनको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पार्क्स को और डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वसीम साहब, आपने अभी कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पानी साफ कर दिया था, लेकिन मैं आपको उन इलाकों के आज भी नाम बताऊं जहाँ पे आज भी कई दिन तक जो है मतलब लोग अपने घरों में महसूर हो गए थे, लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इमरजेंसीज भी हो गई थी, उसके बावजूद लोगों ने मतलब मैं आपको बताऊं मलीर का एक स्कूल था जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले मीडिया ने निशानदेही की, तब जाके उसमें K21 ने निशानदेही की, वहाँ पे तब जाके उसका जो है वहाँ पे सफाई की गई। वो भी इतना प्रेशर के बाद कितनी दफ़ा उस पर जो है एक्शन मतलब करवाया गया था, लेकिन कोई किसी किस्म की कोई जू नहीं रही थी। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा पीछे लगे तब जाके वहाँ पे वो सफाई हुई, लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, लोग घरों में मैसूर हो गए थे। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, वहाँ पे यही सूरत हाल थी। और न्यू कराची में तो बहुत ही बुरा हाल था कि लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते, एक हफ्ते तक वहाँ पे पानी जमा था, जिसकी वजह से डेंगू के भी पेशेंट्स वहाँ पर आए थे। ये बात आपको पता है? मेरा ख्याल है ये जो आप मुझे बता रही हैं, जिस मलीर की जिस जगह की बात कर रही हैं, आपको पहली बात तो वहाँ जाना चाहिए।
जो उसका कंसल्टेंट ऑफिसर है या म्यूनसिपल कमिश्नर है, उसको तो सबसे पहले सस्पेंड कराना चाहिए कि जब अगर बारिश हो गई, बारिश के बाद अगर उस इलाके की सफाई नहीं हुई तो सबसे पहले उस अफसर का काम नहीं है कि वो वहाँ पर दोबारा नौकरी कर सके। जो वहाँ के लोग हैं, जो उस इलाके के अंदर जो सैनिटरी के जो मुलाजमीन हैं, वो लोग अगर बारिश के बाद या रिहेबिलिटेशन का काम नहीं करते हैं, सफाई का काम नहीं करते हैं, तो फिर ये उनका राइट नहीं है कि वो वहाँ पर खड़े होकर जॉब करें और वहाँ पर खड़े होकर तनख्वाह लें। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, उनके खिलाफ आपको जाना चाहिए। आप लोगों ने कितने इस तरह मैं अपनी जाती आप ये बता दें मुझे। मैं बात करूं आपको, मैं बड़ा ऑनेस्टली एक बात करूं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो तनख्वाह चार्ज करता है, गवर्नमेंट से लेता है, तो वो पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को हक हलाल की रोटी खिलाए। अगरचे वो काम नहीं करता, काम चोरी करता है या घोस्ट मुलाजिम है या घर बैठे तनख्वाह लेता है, पर उसका राइट नहीं है कि वो जॉब करे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इवन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि बारिश के बाद की जो सूरत हाल थी वो कराची के अंदर, जो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, जो सोशल मीडिया ने हमें दिखाया, जो हमारे प्रिंट मीडिया ने दिखाया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें दिखाया, वो हमने देखा कि कराची में किसी भी ऐसी जगह की कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिसमें हमें ये मालूम हो कि वहां पर पानी की बहुत बड़ी तादाद है। मेरा घर औरंगी टाउन के अंदर, यकीन जाने बारिश का जब पानी आता तो बड़ी पानी सड़कों के ऊपर आ जाया करता था, लोगों को अपना घर बचाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बारिश के अंदर जो इतनी तेज बारिश हुई है, जिसमें 60 और 62 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर बारिश हुई है, उसमें भी पानी नहीं आया, घरों के अंदर फिर भी मुर्तज़ा सड़कों पे बोट लेकर पहुंच गए, उनको इतना खौफजदा कर दिया था। खौफजदा नहीं है, देखिए खौफजदा नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी है। आवाम को बचाने की तैयारियां कर रही वो खड़े, वो सारी चीज ले खड़े, वो रिस्पांसिबल आदमी। उन्होंने साबिक एमएनए और मौजूदा सदर साहब की याद ताज़ा की है। ठीक है, ठीक है जी, वो उनकी। और दूसरी मैं सदाकत भाई से बात करूं, सदाकत भाई ने कहा कि वो 18 अक्टूबर के हवाले से बात की कि 18 अक्टूबर पीडीएम का जलसा, तो उसमें अचकजई साहब से बात की। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, ठीक है, और हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले ख़ानदानों में से एक हैं। अगर उर्दू के बारे में कोई बात करेगा तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, ठीक है, कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था कि इसके अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं आ सकती। उर्दू कोई इलाकाई ज़बान नहीं है, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। आप कोई अचकजई साहब हो या कोई भी हो, इससे हमें कासिर हैं। जो उर्दू ज़बान के बारे में बात करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी। ओके, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, सदाकत साहब आपका भी, नॉट सरदार। ओके नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ मेरे नाजरीन को हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदा आसिफ को दे इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।